राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है इस पीवाईक्यू सीरीज़ का, वो रहने वाला है 24 की मॉर्निंग शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस, यानी कि पहली शिफ्ट के हम क्वेश्चंस आज लगाने वाले। तो बिना देरी करे आज की ये क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है उसको सभी मन में दोहरा लेंगे। और इसी श्लोक की एनर्जी के साथ जो है आज की हम सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। AR रहमान गुलजार एंड डैश वॉन द 52nd एनुअल ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर सॉन्ग जय हो। तो अगर आपको ये भी पता है कि जय हो किसने गाया है ना, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। डैनी बॉयल, तन्वी शाह, देव पटेल या फ्रीडा पिंटो। तो AR रहमान, गुलजार और जो थर्ड पर्सन है जिनका इस सॉन्ग के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो वो हैं तन्वी शाह। कौन है वो है तन्वी शाह। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये हमारी तन्वी शाह हैं। और इनको तो आप जानते ही होंगे, रहमान साहब। अच्छा, क्या आपको पता है कि ये इनका जो नाम है इसके पीछे भी एक कहानी है जो उन्होंने कई दफ़ा जो है बताई है। एक्चुअल में इनका जो नाम था वो हिंदू नाम था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं AR रहमान एक इस्लामिक नेम है ना, तो वो कैसे कन्वर्ट हुआ ये आपको पता होगा ही, आई थिंक, है ना। चलो आगे चलते हैं। रज़िया सुल्तान वॉज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ द सल्तनत। सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। हु असेंडेड द थ्रोन, जो मतलब कि थ्रोन पे कब बैठी थी, है ना। आपको पता है रज़िया सुल्तान इकलौती फीमेल हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया है, और राज किया भी है, ये 4 साल राज किया है। तो अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो हमने कैसे याद किया था, अगर आपको याद हो तो यहीं देख लेते हैं एक बार। दिल्ली सल्तनत को हमने याद किया था सख्त सा लौंडा करके। कब से कब तक है? 1206 से 1526। 1526 को याद है आपको? वो बाबर ने हमला किया था, तो वहीं से जो है मुगल वंश की स्थापना होती है और दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। हमने याद किया था सख्त सा लौंडा, सख्त सा लौंडा। एस हो जाएगी स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी या फिर इलबारी ट्राइब। इनको 3 नाम से किसी से भी जान सकते हैं। इलबारी ट्राइब से तो पूछा गया है कि इलबारी ट्राइब किसको कहा गया है, तो वो स्लेव डायनेस्टी ही है। के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद और एल से लोधी। ठीक है, तो आपको पता होगा अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो, क्योंकि रज़िया सुल्तान जो थी वो स्लेव डायनेस्टी से ही बिलोंग करती थी, तो स्लेव डायनेस्टी इसके फाउंडर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने भी 4 साल ही रूल किया, 1206 से 1210 तक। और इनके टाइम में क्या क्या हुआ वो बताया तो आपको। पहली बात, इनकी कैपिटल थी लाहौर, कैपिटल थी लाहौर। और इनको लाख बख्श के टाइटल से जाना जाता है, बख्श। ठीक है, और इनकी डेथ कैसे हुई थी ये आपको पता है? चौगान खेलते हुए, चौगान को जिसको पोलो भी बोलते हैं, डायड प्लेइंग चौगान, ये भी ध्यान रखना है ना। और इन्होंने क्या बनवाया वो इम्पोर्टेंट है। देखो, इन्होंने 2 चीज़ बनवाई हैं जिस पर ध्यान देना है। एक तो है आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई अढ़ाई दिन
का झोपड़ा कहाँ पे है ये? और दूसरा है आपका कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम जो मॉस्क है, ये कहाँ पे है, उसकी खासियत क्या है? तो आपको जो 2.5 दिन का झोपड़ा है तो ये अजमेर में है, ये चीज़ याद नहीं है। ये तो दिल्ली में ही है, और ये एक कॉर्बेट आर्किटेक्चर है, ये चीज़ याद नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज देन कॉर्बेट आर्किटेक्चर, और किसने बनवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। आर्किटेक्चर, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक के बाद जो जो अच्छे मतलब कि सही रूलर थे वो है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है। इन्होंने 1211 से 1236 तक रूल किया, ठीक है। इनकी कैपिटल जो थी वो इन्होंने लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। कहाँ से? लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। और इनके टाइम पे ही दो तरह के कॉइन चलते थे, सिल्वर टंका, कॉपर जीतल। सिल्वर टंका, आप अगर इसको वो कर लेंगे, रट लेंगे तो नहीं बोलूँगा, अगर याद कर लेंगे तो आपको फ्लो में याद आ जाएगा, कॉपर जीतल, ठीक है। जे है ये जीतल, और यही लेके आया था एकता सिस्टम, ठीक है, जो किसने आगे चल के ख़त्म किया था ये आप मुझे बताएंगे। और यही चहलगानी सिस्टम, चहलगानी सिस्टम क्या है? चहलगानी चालीसा बोल लो आप, कि मतलब कि कोई भी रूलर का एक जो है एडवाइज़र होगा 40 का ग्रुप ऑफ 40, यही डिसाइड करेगा कि भैया जो रूलर है वो बैठने लायक है कि नहीं। मतलब कि धीरे धीरे इनकी पावर इतनी बढ़ती गई कि मतलब लास्ट में यही डिसाइड करने लगा कि भैया के रूलर यही होगा। ये इन्होंने जो जिसको मान लिया वही रूलर बन जाता था, ऐसा सिस्टम था। और उसको ख़त्म किया था बलबन ने, ये अच्छी आदमी है। और इनका पीएम जो था, प्रधानमंत्री बोल लो या फिर जो सेकंड हेड बोल दो, उसका पूछा जाता है नाम, तो उसका था निज़ामुल मुल्क, निज़ामुल मुल्क जुनैदी, ठीक है। ये नाम 2-3 बार पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। मुल्क याद रखना है, मुल्क से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इल्तुतमिश के बाद जो है इसके बेटे भी थे, इसकी बेटी भी थी, ठीक है। बेटी थी रज़िया सुल्तान और बेटे भी थे। तो लेकिन जो रज़िया सुल्तान थी वो उनके बेटे से बहुत ही एबल रूलर थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मिनहाज ए सिराज की बुक कह रही है, तबाक़त नसीरी। मिनहाज ए सिराज जो है राइटर हुए इल्तुतमिश के कोर्ट में, और इन्होंने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम है तबाक़त नसीरी, तबाक़त ई नसीरी। इस बुक में इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है रज़िया सुल्तान जो है वो उनके बाकी भाइयों से जो है वो एबल रूलर है, बहुत अच्छे रूलर है, इसलिए। और फिर इल्तुतमिश भी यही चाहते थे कि रज़िया सुल्तान रूलर बने, तो उनको पहला फीमेल रूलर बना दिया गया। अब आपको पता है जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसमें फीमेल रूलर कब तक रूल कर पाएंगी? तो ये 4 साल तक रूल कर पाई, ठीक है। और इनकी कहानी ही बहुत रोचक रही है। एक अल्तुनिया थे, ठीक है, बठिंडा के गवर्नर थे, वो रज़िया के खिलाफ रहते थे, ठीक है। और ऐसे खिलाफ रहते हुए इन्होंने रज़िया को हरा दिया और इनको बठिंडा की जेल में बंद कर दिया, इम्प्रिजनमेंट कर दिया। फिर बाद में आप हैरान हो जाएंगे कि रज़िया ने उसी अल्तुनिया के साथ शादी करी, मैरिड टू अल्तुनिया, ठीक है। अब जेल में क्या हुआ है तो ये तो वही बता सकते हैं। और फिर ये जेल से भागते समय, मतलब आते समय जो है इनकी 1240 में, 1240 एडी में एक कैथल जगह पड़ती है हरियाणा, वहाँ पे एक खोखर ट्राइब थी, उनके द्वारा इनका कत्ल कर दिया गया, किल्ड बाय खोखर ट्राइब। मतलब इनका बहुत ही जो 4 साल रहा है जो रूल का, इसमें बहुत ही वो रहा, क्योंकि आपको पता है जो चहलगानी चालीसा थी वो भी इनके खिलाफ थी कि आप फीमेल को कैसे रूल कर सकते हैं, रूलर बना सकते हैं, ये है वो है, ठीक है। ऊपर से कोई भी मतलब कि मेल सोसाइटी है वो फीमेल को नहीं अपना रही थी, तो इनके खिलाफ बहुत ही मतलब प्लानिंग वगैरह हुई, इन्होंने बहुत कुछ संभाला, बहुत कुछ मैनेज अच्छे से किया, बहुत अच्छी कहानी है। तो रज़िया सुल्तान कब बैठी थी? 1236 में।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे आते हैं। बाय विच नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया आर द डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल कनेक्टेड। तो महानदी और ब्राह्मणी नदी से कौन सा जो है वाटरवे जुड़ा हुआ है, अगर यही आप बता सकते हैं तो इसी से हो जाएगा। उससे पहले कि इंडिया में टोटल नेशनल वाटरवेज हैं कितने और टोटल लेंथ कितनी है, तो याद रखना कि टोटल वाटरवेज हैं 111 ऐसे याद रखना, और टोटल डिस्टेंस है 14500 किलोमीटर। 145 करके याद रखोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि महानदी और ब्राह्मणी पे कौन सा है। क्या वो नेशनल हाईवे नंबर 1 है? नहीं, नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है वो गंगा पे है, गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम है, भागीरथी हुगली सिस्टम। गंगा पे याद रखेंगे तब भी इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि नेशनल रिवर है। और ये जाता है आपका इलाहाबाद से हल्दिया की तरफ। इलाहाबाद, इलाहाबाद क्या लिख दिया मैंने, इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है। तो याद रखना पहला वाला किस पे है, पहला वाला है आपका गंगा पे, दूसरा वाला है आपका ब्रह्मपुत्र पे। ये चीज भी याद रखनी है, दूसरा वाला है आपका ब्रह्मपुत्र पे, और ये जाता है डुबरी टू सादिया, ठीक है। जो तीसरा वाला है वो आपका केरला में है, ठीक है। कहां से कहां तक है, तो वो है आपका ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक, कोट्टापुरम से कोल्लम तक। जो चौथा वाला है, चौथे की बात करें, नेशनल वाटरवे, सॉरी, नेशनल वाटरवे चौथा जो है वो आपका कृष्णा नदी पे है, याद रखना ये सब, ठीक है। और वो जाता है आपका मुक्तियाला से विजयवाड़ा तक। कहाँ से? मुक्तियाला से विजयवाड़ा तक। और जो पांचवा है वो आपका है बेसिकली महानदी और ब्राह्मणी रिवर पे, ठीक है। तो ये पांचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे मैप में दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, जो आपका नेशनल पहला वाला है वो गंगा पे है, इलाहाबाद टू हल्दिया है, और डिस्टेंस आपको याद नहीं करोगे तब भी आप चल जाएगा। सेकंड वाला जो है ब्रह्मपुत्र पे है, डुबरी टू सादिया है। तीसरा वाला जो है वेस्ट कोस्ट कैनाल कह लो या फिर केरला कह लो, कोल्लम से कोट्टापुरम। चौथा वाला गोदावरी और कृष्णा रिवर पे है, कृष्णा रिवर ही याद कर लोगे तब भी चल जाएगा, काकीनाडा से पुडुचेरी तक। पांच वाला जो है वो आपको ब्राह्मणी और किस पे, महानदी रिवर पे है, गोनखाली से तालचेर तक। छठा वाला बाराक है, लखीमपुर से भांगा तक। और ये लिखा हुआ है इन प्रोसेस, अभी भी और भी डेवलप हो रहा है। तो ये आपका टोटल है, याद रखना है, ठीक है। ओके, ये 6 आपको याद रखने हैं। मंडोवी और जुआरी किसकी नदियां हैं? गोवा की, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट नदियां हैं गोवा की, यही पूरा सिस्टम संभाल रही हैं गोवा का, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चले आगे, आगे आते हैं। The working group under the chairmanship of Dash in the year Dash proposed a new intermediate monetary aggregates to be referred as NM2। तो किस के अंदर ऐसी कमेटी बनी, किस के चेयरमैनशिप के अंदर ऐसी कमेटी बनी है जिन्होंने एक नया इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट दिया है जिसको हम NM2 से रेफर करते हैं। अब देखो ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट की, तो NM2 इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था तो
to refine the measurement of money supply in India, especially money supply in India के लिए, and better capture liquidity in the economy। ये दो solely purpose थे NM2 को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको इजी रहेगा। इंट्रोड्यूस टू refine the measurement of money supply in India। और सेकंड रीजन था टू बेटर कैप्चर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। और ये जो ग्रुप है किसके चेयरमैनशिप के अंदर बना था, तो ये बना था YV रेड्डी की चेयरमैनशिप के अंदर। अगर आपको नाम भी पता था तब भी आप कर ले आते। अच्छा, तो आपको बाकी मॉनेटरी एग्रीगेट्स याद हैं? एक बार मैं यहाँ पे आपको वो भी बता देता हूँ। जब हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स की बात कर रहे हैं तो हम सारे कर लेते हैं। बेसिकली 5 हैं, 5 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। M0, M1, M2, M3 और M0 जो होता है वो होता है करेंसी इन यूज। एक्चुअल में देखो SSC के हिसाब से जो है वो यही डेफिनेशन है, पर आपको पता होना चाहिए करेंसी जो है दो प्रकार की होती है। एक तो करेंसी जो पब्लिक के साथ है, एक जो करेंसी जो बैंक के साथ होती है। ठीक है, तो वो इतनी डेप्थ में हमें नहीं जाना, बस इतना याद रखो कि M0 होता है करेंसी इन यूज प्लस डिपॉजिट विद RBI। और डिपॉजिट विद RBI भी दो प्रकार के होते हैं, एक बैंक का डिपॉजिट होता है और एक अदर डिपॉजिट होता है। लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसलिए ये इतना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मतलब अगर बाई चांस आगे जाने की इच्छा हो तो आपको इकोनॉमी में पढ़ सकते हैं। M1 की बात करें तो M1 होता है M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट। इसी में डिमांड डिपॉजिट आप यहाँ ऐड कर दो तो वो बन जाएगा आपका M1। M2 होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग। ठीक है, M3 होता है आपका M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, जैसे FD वगैरह जो होती है ना, विथ बैंक्स। और M4 होता है आपका M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग। डिमांड डिपॉजिट प्लस टर्म डिपॉजिट सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो M0 होता है इसको ही डिफरेंट नेम से बोला जाता है। इसको बोला जाता है हाई पावर्ड मनी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, याद रखना, हाई पावर्ड मनी। या फिर इसको बोलते हैं रिजर्व मनी, ठीक है। और या इसी को बोलते हैं मॉनेटरी बेस मनी, मॉनेटरी बेस मनी। तो ये चीज आपको याद रखनी। जो M1 और M2 हैं इन दोनों को मिला के बोलते हैं नैरो मनी। क्या बोलते हैं? नैरो मनी। और वैसे तो अगर दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे तो M1 के साथ आप जाएंगे, याद रखना, और इस केस में M3 के साथ जाएंगे, तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं ब्रॉड मनी। क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये 5 मॉनेटरी एग्रीगेट्स आपको याद रखने हैं, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज तादोबा नेशनल पार्क लोकेटेड? तादोबा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? ये आपको पता होना चाहिए। क्या वो महाराष्ट्र में है, गुजरात, मध्य प्रदेश या केरला? तो तादोबा नेशनल पार्क है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। अच्छा, नेशनल पार्क से आप मुझे बता दीजिए पहला भारत का नेशनल पार्क कौन सा था? फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था? और सबसे पुरानी ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी है? ये दो चीज आपको तो पता होनी ही चाहिए।
पहला बात तो आपको पता होना ही चाहिए कि सबसे पुराना जो है, सबसे पहला जो है नेशनल पार्क कौन सा था, तो वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, ये तो ये आपको उत्तराखंड में है। कब बना था? 1936, ईयर भी याद रख लो। जो ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी है वो आपकी तमिलनाडु में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेगांथलम। वेगांथलम वे वेदांत थंगल, थंगलम है, थंगल ऐसे, ठीक है। ये आपकी वेदांत से याद कर लोगे तब भी आपको याद हो जाएगा। ओके, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम नेशनल पार्क की जो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। सुंदरबन, सुंदरबन है आपका वेस्ट बंगाल में, नाम याद रहेगा। बक्सर टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट बंगाल में है। न्योरा वैली भी वेस्ट बंगाल में है। उत्तराखंड के याद रखने हैं राजाजी, जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये तीनों कहाँ है? उत्तराखंड में है। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में है। मधुमलाई जो है तमिलनाडु में है। और राजस्थान में 3 है, सरिस्का हो गया, केवलदेव हो गया, रणथंबोर हो गया, ये तीनों आपके राजस्थान में है। उड़ीसा में आपका सिंपलीपल है, ठीक है। और मेघालय में आपका नॉकरेक है, ओके। पेरिया जो रिवर है वो भी केरला में, और पेरिया नेशनल पार्क वो भी केरला में ही है। नाहरहोल, बांदीपुर और दाचीगाम जो है वो आपका कर्नाटका में है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। कुद्रेमुख आपका जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। सिरोही मणिपुर में है। सतपुरा मध्य प्रदेश में है। गिर जो है वो गुजरात में है। काजीरंगा आसाम में है। मानस भी आसाम में है। काजीरंगा जो है वन हॉर्न राइनो के लिए मशहूर है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने ही चाहिए, नहीं है तो आप याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। नेशनल पार्क से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। विच फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई टू यू व्हेन यू सी योर फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड स्टार्ट फाइटिंग विद द कैंटीन पर्सन व्हेन ही पास्ड अ फ्यू एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट। मतलब कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो अप्लाई होगी यहाँ पे सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मतलब मान लो कि आपका जो दोस्त है वो कैंटीन वाले से लड़ने लगा बिकॉज उसने कुछ बोला, एंटी रिलीजियस बोला। पहला है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ये कौन सी है फंडामेंटल ड्यूटी? ये है 51A का ई। टू वैल्यू प्रिजर्व रिच हेरिटेज, ये कौन सा? एफ से फोर्थ हमने याद किया था। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये है आपका एच। और टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी नेचुरल इन्वायरमेंट, यह है जी से ग्रीन। तो कौन सा होगा भाई? सिंपल सी बात है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, सब साथ में रहना है भाई, सब मिलके भाई, वैसा टाइप का सिस्टम। तो ये कौन सी है? ये आपकी है 51A का ई। आपको पता है सारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 51 में दी हैं, और किसने दी थी? सरदार स्वरण सिंह कमेटी। 2 ही आपको कमेटी याद रखनी है, स्वरण सिंह, ठीक है। एक्चुअली में इन्होंने 8 रिकमेंड की थी, लेकिन उसमें से 5 ही एक्सेप्ट की गई। जो नहीं एक्सेप्ट की गई है उसमें से थी जैसे कि टैक्स नहीं, इन्होंने बोला था कि हर बंदे का टैक्स देना कंपलसरी जरूरी है, ऐसा वैसा, और 2-3 रूल्स बता देते, तो 3 इनमें से जो है इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। और इसके साथ एक और है जस्टिस वर्मा कमेटी, ये भी याद रखनी है। जस्टिस वर्मा कमेटी ने ही ऑनर्स एक्ट दिया है ना। वाइल्ड लाइफ वाला भी एक्ट इन्होंने ही दिया है, ठीक है। तो इनका मतलब बेसिक कहना था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो स्कूल में सिखाई जा सकती हैं, ठीक है, और सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। और कौन कौन सी है फंडामेंटल ड्यूटीज वो हम देख लेते हैं। ये आपकी हैं, ठीक है। 51A में है, याद रखना है। ये ए है, ये बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, एक मिसिंग है के वाली, जो मैं बताऊंगा आगे। तो ए से याद करना है, ए से एंथम याद कर लो, ठीक है। एंथम यानी कि एंथम और नेशनल फ्लैग की आपको इज्जत करनी है, ठीक है। बी से बापू या भगत सिंह याद कर लो, जो कि नोबेल आइडियल्स थे, उनको फॉलो और चेरिश करना है। सी से सी यानी कि 3 नंबर है ना, 1 2 3 3 नंबर, तो 3 से आप याद कर लो सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, ठीक है। डी से डिफेंड याद कर लो, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ई मतलब 5 यानी कि मुट्ठी है ना। हाथ याद कर लो, हाथ से मतलब 5 ब्रदरहुड, ठीक है।
टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, और एक चीज़ याद रखनी है, टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये दो लाइन आपको याद रखनी है। एफ से फोर्ट, फोर्ट यानी किला, किला क्या होता है, हेरिटेज होता है, तो वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। जी से ग्रीनरी, तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स वगैरह वगैरह। एच से आप याद कर लो ह्यूमनिज्म, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आई से याद करो कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ऐसा बापू जी गांधी जी ने कहा था कि ना, कि आंख से बदले आंख लोगे तो फिर ऐसा तो जगन्ना हो जाएगा, वैसी वाली कहानी। टू मतलब कि वो वायलेंस की बात नहीं कर रहे थे। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। जी से जडेजा याद कर लो, जडेजा बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ करवा लो उनसे, घुड़सवारी करवा लो उसमें भी बढ़िया है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये आखिरी है कि जो है वो ऐड की गई थी, कौन से अमेंडमेंट से याद की गई थी आप मुझे बताएंगे। इसमें गार्डियन को ड्यूटी दी गई है कि 6 से 14 साल के बच्चों को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। ये बोलती है 51A का के, ठीक है। कौन से ऐड की गई ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आपको याद रखनी है, और ये नॉन जस्टिसेबल हैं, ठीक है, याद रखना है। इनको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भैया मतलब कि इन्होंने फॉलो नहीं किया तो कोर्ट जेल में बंद कर देगा, वैसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं। व्हेन वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1926 में, 24 में, 28 में या 20 में, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, ये एक साल पहले हुई थी, जिस साल सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी जिस साल फॉर्म हुई थी उसके एक साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब बनी थी, तो ये बनी थी 1921 में। किसने बनाई थी, लाला लाजपत राय ने, जो इसके फाउंडर भी है। इसके फाउंडर जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ, इसके कुछ फाउंडर हैं जैसे कि लाला लाजपत राय, एन.एम. जोशी और जोसेफ बपिस्ता, जोसेफ बपिस्ता, ठीक है। तो ये इसके कुछ फाउंडर हैं, और ये बनी थी 1920 में, एग्जैक्ट बोलूँ तो 31 अक्टूबर 1920। और ये आपको पता होना चाहिए, ये पहली फर्स्ट नेशनल ट्रेड लेवल यूनियन थी इन इंडिया, नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन इन इंडिया। और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की बात मैंने क्योंकि क्योंकि वो भी जो है इस्टेब्लिश की गई थी लाला लाजपत राय द्वारा, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनाई गई थी, लेकिन जो पीपल सोसाइटी वो लाला लाजपत राय ने बनाई थी 1921 में, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। और थोड़ा सा हम उसी के आसपास देख लेते हैं। 1920 में एक और चीज़ हुई थी, वो आपको याद होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी, ठीक है। और सोचने वाली बात यह है कि ये पहली बार तो इंडिया के बाहर ही बनी थी 1920 में। किसने बनाया था पहली बार, तो एमएन रॉय ने बनाया था। और ये बनी थी ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। इंडिया में ये बनी थी 1924-25 के दौरान, कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। और 1924 से रिलेटेड एक और इंसिडेंट है, अगर आपको याद हो, उसको हम बोलते हैं कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। क्या बोलते हैं, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस 1924 में हुआ था, और कानपुर में ही हुआ था 1924। इसमें किसने मतलब कौन कौन शामिल थे, तो ऐसे दांगे मुजफ्फर अहमद थे, और शौकत उस्मानी थे। मुजफ्फर अहमद
शौकत उस्मानी। 1924 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था किसने? ईवी स्वामी नायकर ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई या फिर बॉम्बे इन 1875? तो आर्य समाज का फाउंडेशन किसने रखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय। तो देखो, राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपको पता है, क्या पता है कि पहले देखो 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाई, ठीक है, और फिर आत्मीय सभा को 1818 की जो ब्रह्मो सभा थी उससे 28 से उससे मर्ज कर दिया। किससे? ब्रह्मो सभा से, ठीक है। और क्या जानते हैं हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में? ये जानते हैं कि इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा जाता है। ठीक है, और राजा राम मोहन ही थे जिन्होंने वेद और उपनिषद को बंगाली में कन्वर्ट किया। वेद और उपनिषद इनको बंगाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। और इनके कुछ वीकलीज हैं और कुछ बुक्स वगैरह हैं, जैसे संवत कामदी हो गया, मिरातुल अकबर हो गया, परसेप्ट्स ऑफ जीजस हो गया, गिफ्ट टू मोनोथिज्म हो गया। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये तो मैं आपको वापस नहीं लिखवाने वाला, ठीक है। एक बार फिर भी आप रिवाइज कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए। मेन चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि ये रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो हम थोड़ा आगे देख लेंगे, यहाँ पे जगह कम है। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या पता है कि इन्होंने बनाई थी तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा कब? 1839 में। इतनी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और ये जो ब्रह्मो समाज थी या ब्रह्मो सभा है, इसमें ये केशव चंद्र सेन को ये एंट्री करवाते हैं, फिर दोनों के आइडियल्स मिल नहीं पाते हैं, तो फिर दोनों अपना अपना ब्रह्मो सभा का पार्ट ले जाते हैं। वो अलग कहानी है, ठीक है, वो हम फिर कभी देखेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आर्य समाज की फाउंडेशन किसने रखी थी? तो रखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिनका असली नाम, रियल नेम है मूल शंकर। क्या है? मूल शंकर, ठीक है। और इन्होंने कुछ स्लोगन दिए थे, जैसे कि गो बैक टू वेदास, वेदों की तरफ चलो, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। और इन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट भी चलाया था कि मतलब कि जो लोग जो हैं बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुके थे उनको वापस हिंदुज़्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया था, ठीक है, ये चीज़। और क्या पता होना चाहिए? और इनकी बुक पता होनी चाहिए। कौन सी बुक है? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश करके इनकी बुक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद की थोड़ी सी, क्योंकि इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं। मैं यहाँ सेंटर में लिख लेता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। पहली चीज़ जो पूछी जाती है, बर्थ और डेथ इनका पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इनका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था इनका 12 जनवरी 1863 को, और आपको पता है 12 जनवरी को ही हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। डेथ जो हुई थी वो हुई थी 4 जुलाई 1902 पे, ठीक है। इनका रियल नेम क्या था? इनका रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्ता, ये इनका रियल नेम था। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी, क्योंकि इनके गुरु का नाम था, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, स्टार्ट करी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था बेलूर मठ में, जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और कब स्टार्ट की थी? तो याद रखना है 1 मई
1897, अगर डेट याद नहीं है तो 1897 तो आपको याद होना ही चाहिए। और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इनका रियल नेम क्या था। इनका रियल नेम था गंगाधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गंगाधर चट्टोपाध्याय, ये इनका रियल नेम था। ठीक है। और इनकी एक फेमस शिकागो स्पीच है ना, शिकागो में जो स्पीच दी थी इन्होंने, शिकागो कब दी थी? 1893 में, पता होना चाहिए। और इनका रॉक मेमोरियल भी है, कहाँ? तमिलनाडु में, जहाँ पे जो अपने नरेंद्र मोदी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गए थे। ठीक है। और इनकी बुक्स के नाम भी पता होना चाहिए। 2 बुक्स हैं इनकी, कर्मयोग और राजयोग। ये 2 किताबें हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। किसकी हैं? स्वामी विवेकानंद जी की। तो ये कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, चलते हैं आगे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स डू रेड एल्गे रिप्रोड्यूस? तो रेड एल्गे जो है उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? ग्राफ्टिंग, कटिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन या फ्रेगमेंटेशन। अब ग्राफ्टिंग होती क्या है? ग्राफ्टिंग के जैसे आपने देखा होगा, आप यूट्यूब वगैरह में वीडियोस देखते हैं कि जैसे सपोज़ ये रोज़ का प्लांट है, तो रोज़ के प्लांट को यहाँ से थोड़ा सा काट दिया और फिर वहाँ पे एक और पौधा लगा दिया दूसरा वाला, और फिर इसको टेप लगा दिया, तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। कटिंग तो मतलब सेम चीज़ है कि जैसे गुलाब की जो डंडी है आप काट के लगा दो तो वहाँ से भी गुलाब का जो पौधा है वो हो जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन अलग चीज़ है, मतलब कि जो उसमें चीज़ें जो है प्रोपोगेट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि टुकड़ों से। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कि रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी चीज़ आपको बता देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों फर्क क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है कि आपके पास, जैसे सेक्सुअल में क्या है, मेल और फीमेल 2 लोग होने चाहिए। असेक्सुअल का मतलब क्या है कि सिंगल पेरेंट से भी जो है मतलब कि चिल्ड्रन वगैरह प्रोड्यूस की जा सकते हैं। इसके बहुत से तरीके हैं, जैसे कि ये फ्रेगमेंटेशन इसी में आएगा, बडिंग भी इसी में आएगा, बडिंग हो गया है ना, रीजनरेशन हो गया, रीजनरेशन। और ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ्टिंग, कटिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन, ये सब हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पार्ट। ठीक है। और फिजन 2 तरह का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको अगर एग्जांपल दूं इनके बारे में, तो बाइनरी फिजन तो आप देख सकते हैं अमीबा में, अमीबा इसका एग्जांपल है, बैक्टीरिया, लेशमानिया, ये सब इसके एग्जांपल है। ठीक है, प्रोटोजोआ। अगर हम मल्टीपल की बात करें तो प्लाज्मोडियम इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, आपने फोटो वगैरह भी देखी होगी। अगर जैसे कि कटिंग की तो मैंने बता ही दिया, कटिंग का क्या है, रोस एग्जांपल है। ग्राफ्टिंग का भी रोस ही ले लो आप एग्जांपल। ठीक है। और रीजनरेशन का एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, है ना, मतलब कहीं से भी ये रीजनरेट कर जाते हैं अगर टूटने पर, कटने पर। बड़ी का एग्जांपल दूँ तो बडिंग का एग्जांपल भी ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये भी बडिंग में दिखाते हैं। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा रेड एल्गे, जो यही इसका आंसर हो जाएगा, रेड एल्गे। और स्पायरोगैरा, सी एनीमोन। ठीक है, ये सब क्या है? फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल है। अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने फोटो लगा रखी है, ये बाइनरी फिजन है, जिसमें क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर से जो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, उसके बाद जो है ये धीरे धीरे करके करके ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो इसका अपना न्यूक्लियस हो जाएगा, इसका अपना न्यूक्लियस हो जाएगा, ये है बाइनरी फिजन। ठीक है। बडिंग में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये पहले था, फर्स्ट में ये था, ये यहाँ से बडिंग निकली, फिर वो बडिंग जो है वो इंडिविजुअली एक ऑर्गेनिज्म में बनेगा, फिर वो ऑर्गेनिज्म अलग हो जाएगा, फिर आप देखेंगे 2 अलग ऑलरेडी हो जाएंगे। तो ये है स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि जो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो उड़ के दूसरी जगह जाएंगे,
ठीक है, सॉइल में वो जाएंगे, वहाँ उनको सनलाइट पानी वगैरह सब कुछ मिलेगा, तो यहाँ से वो वापस मशरूम जो है देखने को आपको मिलेगा। ये स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है। ये माइक्रो प्रोपोगेशन भी, माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब कि बहुत ही छोटे लेवल पर प्रोपोगेट करना, ये भी मतलब प्रोपोगेशन का ही एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन। तो फ्रेगमेंटेशन आप देख सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन में सपोज ये कौन सा, ये प्लेनेरिया है, ठीक है, ये प्लेनेरिया है, ठीक है, प्लेनेरिया जो है मान लो 4 टुकड़ों में टूटा, 1 2 3 4, और वो 4 टुकड़े जो हैं इंडिविजुअली एक एक प्लेनेरिया बन गए। तो ये फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है। रीजनरेशन का क्या है, जैसे छिपकली होती है, छिपकली आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, छिपकली पूंछ काट दो तो फिर भी वो जिंदा रह जाती है, वो पूंछ जो है से एक और छिपकली बन जाती है। तो वैसे ही सिमिलरली है, जैसे स्टारफिश जो होती है उसका मतलब कि अगर आप एक हाथ काट दो तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। और क्या आपको पता है कि आपके लीवर के पास भी ऐसे सेल होते हैं जिनके पास पावर ऑफ रीजनरेशन होता है? वो सेल का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो ये कटिंग का एग्जांपल है। कटिंग का एग्जांपल क्या है, सपोज ये प्लांट था, इसकी आपने एक डाल काट दी, उसको ज़मीन में गाड़ दिया या पॉट में किसी में गाड़ दिया, तो वहाँ से एक प्लांट जो है वो बन जाएगा, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ कटिंग, ठीक है, जिसकी रोज में होता है ना। तो ये कुछ एग्जांपल हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। सेक्सुअल के बारे में हम इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत ही लेंथी हो जाएगा फिर, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? कॉर्नवालिस को, वेलेस्ली को, रिपन को, या विलियम बेंटिक को? तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। देखो, एक रिपन था, एक लिटन था। लिटन हरामी था, लिटन जो है ऐसा समझ लो कचरा करता गया, रिपन जो है वो साफ करता गया। तो जो लिटन था वो बहुत सारे एक्ट लेके आया, जैसे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेके आया, है ना, मीडिया के खिलाफ, आर्म्स एक्ट लेके आया। तो रिपन ने क्या किया, रिपन ने उन एक्ट को मतलब कि सफाई करने का काम किया, उनको एक्ट, जैसे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है इसी ने हटाया। आर्म्स एक्ट जो लिटन लेके आया था उसको भी हटाने का काम जो है रिपन ने किया। और ये पहला फैक्ट्री एक्ट लेके आया था ताकि जो वर्कर्स हैं उनको थोड़ी सी मतलब कि ह्यूमन कंडीशंस वगैरह मिल सकें। 1881 में ये लेके आया था। साथ में इसके टाइम पे ही हंटर एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था। हंटर एजुकेशन कमीशन किस साल में? 1882 में। 1881 1882 याद रहेगा। और इसी के टाइम पे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है, मतलब एक्चुअल में क्या है, जैसे उस टाइम पे जो यूरोप वगैरह जो नेशंस थे, ब्रिटेन वगैरह जो नेशंस थे, वहाँ पे जैसे कि उनके कोर्ट्स में इंडिया के लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे चल सकते थे, पर इंडिया के कोर्ट्स में ब्रिटेन या यूएस या फिर यूरोपियन साइड के जो लोगों के मुकदमे नहीं चल सकते थे, है ना। तो इसके खिलाफ जो है इल्बर्ट बिल लेके आया था, लेकिन वो कंट्रोवर्सी हो गई थी। मतलब कुल मिला के इसने बहुत ही अच्छा काम करने की कोशिश करी और किया भी, तो इसलिए हम इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि उसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत काम किया, ठीक है। वहीं हम बात करें वेलेस्ली की, अगर हम वेलेस्ली की बात करें, सॉरी कॉर्नवालिस की बात कर लेते हैं पहले। कॉर्नवालिस की ऊपर ही ऊपर है, यहीं पे देख लेंगे। तो इसके टाइम पे थर्ड मैसूर वॉर हुआ, और ये किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ ये आप मुझे बताएंगे। उसके बाद कॉर्नवालिस ही परमानेंट सेटलमेंट ज़मींदारी सिस्टम ये लेके आया था, याद रखो। कौन सा साल लेके आया था? तो ये लेके आया था 1793 में। और इंडियन सिविल सर्विसेज जो आज हम देखते हैं वो भी इसी के द्वारा लेके आया गया था। और कितनी तरह की इंडियन सिविल सर्विस हैं भारत में ये आपको पता होना चाहिए। 3 तरह की, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जो पुलिस सिस्टम है, जो पुलिस सिस्टम है, दरोगा सिस्टम है, वो भी कौन लेके आया? कॉर्नवालिस लेके आया। साथ में ये कॉर्नवालिस कोड भी लेके आया था अपने टाइम पे। जुडिशियल रिफॉर्म से एसोसिएटेड है ये कॉर्नवालिस कोड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेलेस्ली के बारे में हम थोड़ा अगले पेज में देख लेंगे। थोड़ा सा विलियम बेंटिक के बारे में यहीं पे देख लेते हैं तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। तो विलियम बेंटिक के बारे में हमें क्या पता है? हमें पता होना चाहिए बहुत सी चीज़ें, जैसे कि सती प्रथा जो है वो इसी ने ख़त्म की थी। जो ठगी सिस्टम चला आता था वो भी इसी ने ख़त्म किया। सर्किट कोड को अबॉलिश करने का काम भी इसी का था, विलियम बेंटिक का, ठीक है। और इसी के टाइम पे मैकुले मिनट आया था,
ठीक है, आपको मैं पता है मैक्यूलर मिनट क्या था। मैक्यूलर मिनट का कहना ये था कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज को जो वहाँ के इसमें स्कूल्स वगैरह में सिखाया जाना चाहिए, पर किस तरह से कि मैक्यूलर मिनट का कहना ये था कि अगर आप अपर वर्ग के लोगों को सिखाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है इंग्लिश जो है वो प्रोपोगेट कर देंगे नीचे वर्ग के लोगों में। ठीक है, तो इसका कहना था कि हमें जो है अपर वर्ग के लोगों पे वर्क करना चाहिए। और साथ साथ विलियम बेंटिक का जो कॉटन काम करने वाले थे ना, उनके बारे में एक कथन था जो कि बहुत ही फेमस हुआ था और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी द्वारा। नेगेटिव कमेंट था। इसने बोला था कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर स्कैटर्ड ऑन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये इसका कथन था और ये पूछा गया है, एज इट इज़ पूछा गया है कि ये कथन जो है किसने दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वेलेस्ली की। तो वेलेस्ली के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें हैं मैं बताऊंगा वेलेस्ली के बारे में। जैसे कि अच्छा, उससे पहले मैंने क्या पूछा था, मैंने पूछा था आपसे कि थर्ड माइसोर वॉर जो है वो किस ट्रीटी से ख़त्म हुई थी। तो ये ख़त्म हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो वेलेस्ली के टाइम पे क्या आया था, इस ये लेके आया था सब्सिडरी अलायंस। क्यों लेके आया था? डर था इसको कि भैया जो है मतलब कि भारत के जो राजा हैं वो बाहर से हेल्प ना ले लेंगे और बाहर वालों का ज़्यादा हस्तक्षेप से मतलब कि दिक्कत हो सकती है। तो कब लेके आया था? 1798 में। ठीक है, और पहला स्टेट कौन सा था जिसने अपनाया था? तो हैदराबाद था, प्रोविंस था उस टाइम पे हैदराबाद। कब? 1798 में। फिर मैसूर ने कब अपनाया और अवध ने कब अपनाया? ठीक है, तो मैसूर ने इसको अपनाया था 1799 में और अवध ने अपनाया था 1801 में। अवध के बारे में भी एक लाइन बहुत फेमस है, आपको बताना है किसने बोला था। तो अवध के बारे में जो बात थी वो ये बोली थी कि अवध इज लाइक अ चेरी जो कभी भी ब्रिटिशर्स के मुंह में गिर सकती है। ये किसने बोला था, किसका कथन था, ये आप मुझे बताएंगे। उसके बाद सेकंड जो मराठा वॉर थी वो भी इसी के टाइम पे हुई थी। किस ट्रीटी से खत्म हुई थी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और फोर्थ मैसूर वॉर जिसमें टीपू सुल्तान की जो है डेथ हो जाती है, तो ये खत्म हुई थी ट्रीटी ऑफ बसायन से। सॉरी, उल्टा बोल दिया क्या मैंने शायद। चलो एक बार चेक कर लेंगे इसको, है ना। मुझे लग रहा है शायद मैंने उल्टा बोल दिया सेकंड। चलो देख लेंगे एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड रॉड, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इवापोरेशन ऑफ डीजल, सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl, या फिर कपूर या कपूर जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखो चेंजेस दो तरह के होते हैं। चेंजेस जो है मैंने अगले पेज में लगा रखा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। चेंजेस जो है वो दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि एक पेपर लो, आप पेपर लो उसको आप फोल्ड कर लो। ठीक है, फोल्ड करके आप जब इसको वापस भी आप सीधा कर सकते हो, कि नहीं कर सकते? तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। जैसे कि आप मिल्क से जो है दही बना लो, तो क्या आप दही से वापस मिल्क बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये क्या है, चेंज जो है रिवर्सिबल नहीं है। तो ऐसे को बोलते हैं केमिकल चेंज, और जो चीज रिवर्स हो जाते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, अब फिजिकल चेंज में क्या है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पेपर को फोल्ड कर दो तो पेपर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे मिल्क से आप दही बन गया, मिल्क अलग है दही अलग है, दोनों दही जो है नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है, सेकेंड चीज फिजिकल चेंज जो है, द सब्सटेंस रिटेन इज केमिकल प्रॉपर्टीज, जो इसकी प्रॉपर्टी रहेगी वही इसकी प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन इसमें क्या है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। जाहिर सी बात है, कर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग रहेंगी, मिल्क की हैं जो अलग रहेंगी। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है मेल्टिंग,
जरूरी नहीं है आइसक्रीम हो, आइस भी, आइस को मेल्ट करके पानी बना सकते हैं, पानी से फिर आइस बना सकते हैं। श्रेडिंग, पेपर को श्रेड कर दिया, वापस जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। बॉइलिंग, ठीक है, ठंडा कर दिया, इवापोरेशन वगैरह जो है। चॉपिंग, ठीक है, टमाटर को चॉप किया तो टमाटर ही रहेगा, है ना, तो वही चीज़ है, सेम चीज़। केमिकल चेंज क्या है? कंबशन, कोई चीज़ जल रही है। रॉटिंग, फल अगर सड़ रहा है तो वापस वो नया फल नहीं बन सकता। रस्टिंग, जंग लग रही है तो वापस वो नई जैसी नहीं सकती। डाइजेशन भी सेम इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें से कौन सा जो है फिजिकल चेंज नहीं है, तो देखो, पहला हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट। अगर हम आयरन रॉड को गर्म करेंगे, लोहे की रॉड को, तो वो लाल हो जाएगी कुछ टाइम बाद। लेकिन अगर हम ठंडा छोड़ देंगे तो ये क्या है, वापस आयरन रॉड ही बन जाएगी। तो ये तो फिजिकल चेंज हो गया, समझ रहे हो। इवापोरेशन ऑफ डीजल, बिल्कुल सही बात है। सब्लिमेशन ऑफ कफोर, ये भी बिल्कुल फिजिकल चेंज है। जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, ये हमारी केमिकल चेंज है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आप दूध से दही बना रहे हैं तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते, ठीक है। अब इसमें से एक फेमस क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है? ये जो अपनी मोमबत्ती है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, जो हमारी मोमबत्ती है, क्वेश्चन ये बनता है कि मोमबत्ती का जो जलना है और जो पिघलना है वो क्या है। और पता है क्या है, मोमबत्ती जो है फिजिकल केमिकल चेंज दोनों शो करती है। अब देखो, जो पिघलना है वो उसका फिजिकल चेंज है, क्योंकि पिघल के वो मोमबत्ती ही रहने वाली है, ठीक है। लेकिन जलना, जलता क्या है, जलता उसका धागा है, और जलने के बाद वो धागा खत्म हो जाता है तो वापस धागा नहीं बन सकता वो, तो वो एक केमिकल चेंज। तो ये चीज़ याद रखनी है कि मोमबत्ती का जलना जो है वो केमिकल चेंज है, जो पिघलना है वो फिजिकल चेंज है। आई होप इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ गई। चलते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर वर नेम्ड द विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑफ 2022? तो किनको बोला गया? सूर्य कुमार यादव या अक्षर पटेल, विराट कोहली एंड भुवनेश्वर, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत, रोहित शर्मा एंड विराट, ठीक है। तो विराट कोहली का तो कोई नाम नहीं था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह, ठीक है। मैंने फोटो लगा रखी शायद, हाँ बिल्कुल, ये हमारे जसप्रीत बुमराह है, ये फास्ट बॉलर, और ये हमारे रोहित कप्तान रोहित शर्मा है। और आपको पता है लास्ट 3 ईयर्स में इनकी मतलब कि क्या भूमिका रही है, बहुत ही 2 ICC ट्रॉफीज इन्होंने दिलाई है लास्ट 2 साल के अंदर, ठीक है। और रिसेंट में आपको पता होगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच 5,000 रन्स, फर्स्ट इंडियन वुमेन या फर्स्ट वर्ल्ड में, तो कौन बनी है वो फास्टेस्ट, है ना, फास्टेस्ट पुश, फर्स्ट फास्टेस्ट है। तो ये है हमारी क्या नाम है, स्मिथ, क्या नाम भूल गया मैं यार, स्मृति क्या है, हाँ, स्मृति क्या नाम है उनका, पूरा नाम मैं भूल गया यार। तो वो हमारी बनी है पहली फर्स्ट वुमेन फास्टेस्ट जिन्होंने 5,000 रन कंप्लीट किए हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ बीटरूट? तो बीटरूट जो है उसका रेड कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? करक्यूमिन, बेटानिन, बेटा कैरोटीन या लाइकोपिन? तो मैंने आपको दो, कैरोटीन और लाइकोपिन के बारे में तो ऑलरेडी बता रखा है। लाइकोपिन जो है वो रेड कलर देता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बीटरूट को नहीं देता, ये देता है टमाटोस और वाटरमेलन को, याद रहेगा। जो बेटा कैरोटीन है, कैरेट नाम से दिख रहा है, तो ये जो है ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, किसको? कैरेट को। और ऑरेंज कौन होता है? ऑरेंज होता है पंपकिन, और पंपकिन को। जो करक्यूमिन है ये येलो कलर देता है, किसको? टर्मरिक को। तो हमारा एक ही आंसर बचा, दैट इज बेटेनिन। तो बेटेनिन आपका रेड कलर देता है, किसको? बीट रूट को। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और आप मुझे बता देंगे कि जो हमारे आरबीसी हैं वो रेड क्यों होते हैं, और डब्ल्यूबीसी जो है वो वाइट या वाइट क्यों होते हैं,
इसका रीज़न आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, यूरिन का येलो कलर जो है वो किससे आता है, ये भी आप मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप मुझे बता देंगे। आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ग्रुप ऑफ यूटीज हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? हाईएस्ट डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है कि एक एरिया में पर किलोमीटर, मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, तो पर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, किलोमीटर स्क्वायर, उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो किसकी ज़्यादा है? लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, दिल्ली। देखो दिल्ली तो रहेगा, तो इसमें तो दिल्ली है नहीं, तो ये तो पहले कैंसिल हो गया। दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, इसमें भी दिल्ली नहीं है। तो दिल्ली तो आपको पता है सबसे ज़्यादा क्राउड वहीं पे है। अब बचे 2 ऑप्शन। अब समझो, चंडीगढ़ सेम है, दिल्ली सेम है, तो मतलब सही। अब फर्क है दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी, तो आपको पता है पुडुचेरी में ज़्यादा हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब दिल्ली में कितने हैं? तो दिल्ली में आपको याद होना चाहिए 11297 लोग रहते हैं, ये इनकी डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली की। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की है 9252 पर किलोमीटर स्क्वायर, और पुडुचेरी की बात करें हम तो वो है 2547। चलो ये तो हाईएस्ट होगी। लोएस्ट किसकी है? लोएस्ट यूटी जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है और कौन सी है? वही हम थोड़ा स्टेट की बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात कर ही रहे हैं, तो स्टेट की हम बात कर लेते हैं एक बार। स्टेट में हम 2 चीज़ देखेंगे कि हाईएस्ट किसकी है और लोएस्ट किसकी है। ठीक है, तो हाईएस्ट में आपका नंबर 1 पे आता है बिहार, और लोएस्ट में नंबर 1 पे आता है, नीचे सबसे नीचे आता है अरुणाचल। कितनी है? तो बिहार की है 1106, इससे 10 गुना है दिल्ली की, याद रखना। अरुणाचल की है 17, तो 17 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं अरुणाचल में। लेकिन ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि इस एसएससी जो है पहला कभी कभी छोड़ के सेकंड पूछ लेती है। तो सेकंड हाईएस्ट कौन है? सेकंड हाईएस्ट आपका वेस्ट बंगाल, जिसकी है 1028, याद रहेगा। और सेकंड लोएस्ट कौन है? सेकंड लोएस्ट है हमारा मिजोरम, जिसकी 52। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लोएस्ट यूटी कौन सी है जिसकी लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी है, किस यूटी की है? तो ये है हमारी अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार कितनी है इसकी? इसकी है 46। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, आगे आते हैं। विच आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से कौन सा आर्टिकल डील करता है और हम उसको कैसे याद करते हैं वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो आर्टिकल 72 है प्रेसिडेंट से डील करता है, लेकिन इसमें पार्डन शक्ति दे रखी है प्रेसिडेंट की, पार्डन पावर्स ऑफ। कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, मैंने रिवाइज तो करवा ही दिया है। जैसे पार्डन एक है, रिप्राइव एक है, रेमिशन है ना, रेस्पाइट और कम्यूटेशन। ठीक है, पार्डन में क्या होता है? प्रेसिडेंट जो है किसी की मौत की सज़ा माफ़ कर सकता है। रिप्राइव में सज़ा के ऊपर स्टे लगा सकता है, और रेमिशन में सज़ा को रिड्यूस कर सकता है, मतलब 15 साल है तो 10 साल ऐसे सज़ा रिड्यूस कर सकता है। रेस्पाइट भी सेम है, सज़ा जो है रिड्यूस कर सकता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे। कम्यूटेशन क्या है? कि नेचर चेंज कर सकता है। जैसे कि मतलब मान लो फांसी की सज़ा है तो उसको उम्र कैद कर दी गई, तो क्या है? सज़ा का नेचर चेंज कर दिया, तो दैट इज कम्यूटेशन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और अगर बात करें 66 में क्या है, तो 66 में आपका है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 74 में क्या है? 74 में ये बोला गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट साहब को। ठीक है, एडवाइस करेंगे लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 54 ऐसे। और हम याद कैसे करते हैं? तो हम याद करते हैं प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम ऑन इन टाइम, या कम ऑन इन वैन, वी से
62 में क्या है, वैकेंसी की बात की। ठीक है, अब हम याद कैसे करते हैं, पीस हो जाएगा प्रेसिडेंट, तो पहले 52 आर्टिकल जो हैं 52 से स्टार्ट है प्रेसिडेंट का आर्टिकल, तो 52 में पहले में सिर्फ डेफिनेशन है। ई से क्या है, ई से है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, मतलब प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर, और फिर ई से क्या है, इलेक्शन की बात है 54 में है। एम से मैनर ऑफ इलेक्शन 55 में है। टी से टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट दैट इज 5 years, है ना, ये किस में है, 56 में है। ई में क्या है, ई से है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ऐसे याद कर लो 57 में। ठीक है, क्यू से क्वालिफिकेशन है। सी से कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ जो प्रॉफिट ऑफ हाउस ऑफ प्रॉफिट है वो होल्ड नहीं करना चाहिए। ओ से ओथ एंड अफर्मेशन है, और आई से इम्पीचमेंट दे रखा है। ठीक है, वी से हमारी वैकेंसी है कि अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, किन केस में हो जाती है, जैसे वो क्या बोलते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिमूव को ही इम्पीचमेंट बोलते हैं, इम्पीच हो जाते हैं, या फिर डेथ हो जाती है उनकी, है ना, ऐसे केसेस में उनकी वैकेंसी क्रिएट होती है। उस टाइम पे क्या होगा वो दे रखा है 62 में। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ओके, प्रेजेंट से रिलेटेड। आगे आते हैं, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर। देखो, प्लाज्मा से आप पता है आपके सबसे पहले दिमाग में ब्लड आएगा, है ना, ब्लड में प्लाज्मा वाला जो, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर की बात की गई है। आपको पता है नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट एक्चुअल में देखा जाए तो हम जब डेप्थ में पढ़ते हैं तो 5 मिलते हैं। सॉलिड तो होता ही है, सेकंड लिक्विड होता है, थर्ड हमारा गैस होता है, फोर्थ स्टेज जो है वो प्लाज्मा होती है। ठीक है, और फिफ्थ के बारे में तो पता ही है, दैट इज कॉल्ड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे कंडेंसेट, ठीक है, एस एन बोस, उन्होंने ये थ्योरी दी थी जिसको आगे चल के आइंस्टाइन ने इसके ऊपर काम किया, और फिर उसके नाम पे ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है उनका नाम रखा गया है। ठीक है, सॉलिड के बारे में सबको पता है, लिक्विड के बारे में पता है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में आयनाइज्ड पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं, आयनाइज्ड पार्टिकल जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स दैट प्रोड्यूसेस लाइट। तो कौन सा हो जाएगा, ब्लड तो नहीं होगा, वो वाला नहीं है, डायस नहीं है, फ्रियॉन नहीं है, ये है नियॉन साइन बल्ब। ठीक है, इनके अंदर आयनाइज्ड गैस आपको देखने को मिलती है, तो आप आयनाइज्ड कीवर्ड से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर हो जाएगा। वहीं हम फिफ्थ स्टेज की बात करें तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो कभी भी देखने को नहीं मिलता। इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इसको अटेंड किया जाता है। वो कितना होता है, वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, और इसके ऊपर जो है बहुत लोगों ने जो है क्या बोलते हैं अपने अपनी थ्योरीज दी हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के जाता हूँ फिफ्थ स्टेट के बारे में। फिफ्थ स्टेट या फिर बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सबसे पहली चीज़ तो ये जो बोस और आइंस्टाइन ने जो काम किया था ये कब किया था, तो एस एन बोस थे इंडियन, और आइंस्टाइन क्या है तो आपको पता ही है। तो इन्होंने 1924 और 25 में ये मैटर की खोज की थी। उसके बाद जो है वेरियस लोगों ने, पर यह था कि उस टाइम पे ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि ये प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर पाएँ। ठीक है, उसको करने का काम बहुत लोगों ने किया, जैसे कि 1995 में 2 साइंटिस्ट हुए, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन। इन्होंने 1995 में रूबिडियम एटम से ये स्टेट को अचीव किया। ठीक है, और इन्हीं को नोबेल प्राइज भी दिया गया, कब, 2001 में, इनके वर्क के लिए। ठीक है, उसके बाद और लोगों ने काम किया, जैसे कि 1999 में वुल्फगैंग कैटल ने सेम स्टेट जो है अचीव की सोडियम एटम के साथ। ठीक है, तो ये भी इन्होंने भी फिफ्थ मैटर पे काम किया, ये चीज आपको बतानी चाहिए। अच्छा, सेकंड चीज,
आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। यहीं लिख दूँ क्या? अच्छा, यहाँ जगह है कि जैसे कि अगर आपको केल्विन सेल्सियस को केल्विन में करना है तो सिंपल, वो तो सिंपल है, 273 है ना, ऐड कर दो तो आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट क्या है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो करते हैं सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। और किस टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो सेम होते हैं, तो वो बताना चाहिए। तो -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ऐसा टेम्परेचर है जब दोनों की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। ये कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो याद कर लीजिए, मुझे गेम से याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे आते हैं 17 पे। क्लासिकल सरोद प्लेयर अमजद अली खान, जिनकी मैंने फ़ोटो लगा रखी है, उनको 2001 में कौन सा अवार्ड मिला था? अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ये है सरोद। ठीक है, और इनको सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, ये मैयर घराने से बिलोंग करते हैं और भारत रत्न को छोड़ के इनको पद्मश्री से भी मिला, सम्मानित किया गया, विभूषण भी मिल रखा है, भूषण भी मिल रखा है। आपको बताना 2001 में क्या मिला था। तो देखो, पद्मश्री तो इनको मिला था 1975 में, ठीक है, और भूषण जो मिला है इनको मिला था 1991 में। तो जाहिर सी बात है पद्म विभूषण इनको मिला होगा 2001 में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू अमजद अली खान। अब थोड़े से हम यहाँ पे सरोद के कंपोनेंट्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अलाउद्दीन खान हो जाएंगे। अच्छा, जो जो जिस मैयर घराने से ये बिलोंग करते हैं उसके फाउंडर हैं अलाउद्दीन खान। ठीक है, अमजद अली तो लिख लो, कोई अली अकबर खान, इनके बारे में दो कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए कि एक तो लासवंती राग इन्हीं की है, और दी 40 मिनट्स राग जो है वो भी अली अकबर खान का है। ठीक है, हाफिज अली खान, राजीव तारानाथ, और बुद्धा देव दास गुप्ता, बुद्धा देव दास गुप्ता। ये हैं आपके फेमस सरोद के प्लेयर्स कंपोनेंट्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन जो है इनमें से सही है? पॉन्ड वाटर एंड सी वाटर आर कंसिडर्ड फ्रेश वाटर, सी वाटर इज फ्रेश वाटर हैबिटेट, rivers and sea water are considered as fresh water, river, creeks, lake, ponds and streams are all fresh water habitats। अब देखो, क्रीक्स, लेक्स, पॉन्ड्स ये सब आपको नहीं भी बताऊं तो यहाँ से आप सिंपल सा एलिमिनेशन कर सकते हो। देखो, सी वाटर है, नमकीन पानी है, तो फ्रेश तो हो नहीं सकता भाई। तो सी वाटर से अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बच गया एक ही ऑप्शन, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पानी की। क्या बात करेंगे कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता है ऑलरेडी, आई एज्यूम आपको ऑलरेडी पता है कि अर्थ में 71.2% जो है वाटर है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इस 71.2% में से 97.2% जो है वो सलाइन वाटर है, खारा पानी है जो पीने योग्य नहीं है। सिर्फ 2.8% पानी ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है। तो ये तो बढ़िया बात हुई ना। बढ़िया बात अभी नहीं हुई भाई। ये 2.8 में से 2% जो है वो तो ग्लेशियर या फिर आइस कैप्स में है, तो वहाँ उसको तो पिघला के आप पानी बना ही सकते हैं। ठीक है, 0.68% जो है वो ग्राउंड वाटर है, जिसमें से इतनी जनता जो है यूज़ करती है, और 0.4 जो है वो लेक्स में है। तो आप देख पा रहे होंगे 1% कुछ 0.1% के समथिंग कुछ पानी जो है वो हम यूज़ करते हैं। उसके ऊपर भी आपको पता है कुछ पानी जो है एटमॉस्फेयर में भी है ना, कुछ रिवर्स में भी है। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है। और मैं आपको क्या बता रहा था, एकदम से वो शब्द भूल जाता हूँ मैं। हाँ, एल्बिडो। मैं एक एल्बिडो के बारे में बता रहा था। अब एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो क्या होता है, देखो, सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट रिफ्लेक्ट भी होती है।
तो जो रिफ्लेक्शन, ये जो इसको इसी को एल्बिडो बोलते हैं, ठीक है। सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के काम को ही एल्बिडो बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो जो है वो ग्लेशियर का होता है, ये आपको बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा था कि हाईएस्ट एल्बिडो जो है सब चीज़ों में से वो ग्लेशियर का होता है, ठीक है, क्योंकि स्नो जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, आगे आते हैं। महेंद्र वर्मन वन हु रोट मतविलास प्रहसना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी। चलो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता चल गया कि महेंद्र वर्मन वन ने ये कंपोजिशन लिखा है, ठीक है। तो ये कौन से रूलर थे? मैत्रक थे, पल्लव थे, पुष्यभूति थे या चालुक्य थे? तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे पल्लव रूलर थे, बट ये फाउंडर नहीं थे। फाउंडर कौन थे? पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? फाउंडर का नाम है सिम्हा विष्णु। क्या नाम है? सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु के बाद जो प्रोमिनेंट रूलर हैं उसके बाद आते हैं महेंद्र वर्मन वन, और इसके बाद आते हैं नरसिम्हा वर्मन वन। मतलब ये तीन रूलर हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, बाकी तो मतलब कि इतना नहीं, कुछ खास रूलर नहीं थे, ठीक है। ये तीन रूलर के बारे में आपको पल्लव डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। सीमा विष्णु देखो फाउंडर थे, तो जाहिर सी बात है इन्होंने कैपिटल बनाई होगी। कैपिटल थी पल्लव डायनेस्टी की कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम, ठीक है। महेंद्र वर्मा को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि भाई जो पुलाकेशिन टू थे उन्होंने इसको हराया था, महेंद्र वर्मा को, डिफीटेड बाय पुलाटू, ठीक है। फिर जो इनके बेटे थे नरसिम्हा वर्मन वन, उसने फिर पुलाटू को हराया, और पुलाटू को हराने के बाद उसने अपना टाइटल लिया वातापी कोंडा, क्योंकि देखो वातापी जो थी वो पुलाटू की कैपिटल थी, तो पुलाटू को हराया तो उसने टाइटल लिया वातापी कोंडा। कोंडा मतलब कॉन्करर, कौंडी लिख दिया मैंने, कोंडा, ठीक है। और एक चीज़ पता होनी चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए कि पल्लव डायनेस्टी ने ही द्रविड़ स्टाइल का निर्माण किया था। द्रविड़ स्टाइल क्या है? टेम्पल की स्टाइल है, मंदिरों की स्टाइल, साउथ इंडिया में, ठीक है। आप देखते होंगे साउथ इंडिया के टेम्पल जो हैं वो इस तरह के होते हैं, नॉर्थ इंडिया के जो हैं वो इस तरह के होते हैं, है ना। तो ये है आपकी द्रविड़ स्टाइल, ओके। और पल्लव के बारे में और चीज़ पता होनी चाहिए, और क्या पता होना चाहिए कि इनके एक रूलर थे जिन्होंने कैलाश नाथ टेम्पल बनाया था। कैलाश नाथ पे बहुत क्वेश्चन बन चुका है। कैलाश टेम्पल अलग है, कैलाश नाथ टेम्पल अलग है। तो कैलाश टेम्पल जो है वो किस रूलर की, पल्लव डायनेस्टी किस रूलर ने बनाया था? तो वो बनवाया था नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने, नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, ठीक है। और पल्लव डायनेस्टी और किस लिए फेमस है? पल्लव डायनेस्टी शोर टेम्पल्स के लिए जानी जाती है, और ये शोर टेम्पल कहाँ बने हुए हैं? एट ममल्लपुरम, ठीक है। ये भी किसका आर्किटेक्चर है? ये भी पल्लव डायनेस्टी के आर्किटेक्चर के अंदर ही आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू पल्लव डायनेस्टी, ओके। आते हैं आगे। हु इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन इंडिया? एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या ऑडिटर जनरल? अब देखो गलती यहाँ क्या होती है, गलती ये होती है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर तो बोला है लेकिन साथ में स्टेट का भी बोला है। सेंट्रल का तो अटॉर्नी जनरल होता है, लेकिन स्टेट का कौन होता है? स्टेट का होता है आपका एडवोकेट जनरल, जो किस आर्टिकल में दे रखा है? दे रखा है आर्टिकल 165। अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में दे रखा है? तो अटॉर्नी जनरल आपका दे रखा है आर्टिकल नंबर 76 में। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। और आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भैया जो 165 है, 165 के तीन पार्ट्स है, सब पार्ट्स 1 2 3। पहले में दे रखा है कि जो एडवोकेट जनरल होगा दैट शुड बी क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सेकंड में लिख रखा है कि इट कैन गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट, एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। जैसे कि सेंट्रल को एडवाइस कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देता है ना। और थर्ड में लिख रखा है कि ये भी, इसका भी ऑफिस तब तक रहेगा टिल दी प्लेजर
ऑफ गवर्नर। तो इसका टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, गवर्नर कभी भी चाहे तो हटा सकता है, चाहे वो 1 महीने में हटा दे, चाहे वो 2 महीने में हटा दे, चाहे वो 2 साल में हटा दे, चाहे वो 1 साल में हटा दे। ठीक है, ये चीज़। और एक और आर्टिकल है जो आपको याद रखना है, दैट इज आर्टिकल नंबर 167। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये एडवोकेट जनरल को पावर देता है कि दैट ही कैन पार्टिसिपेट इन एनी स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, बट ही कैन नॉट वोट, बट कैन नॉट वोट इन दी स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रिलेटेड टू एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल के बारे में हम ऑलरेडी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसके बारे में रिपीट नहीं करूँगा। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इज रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ मॉडिफाइंग द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट SC इन तमिलनाडु। ठीक है, तो 2019 और 13, 19 और 13 में SC के बारे में नहीं है, ST के बारे में जिक्र है, ठीक है। 2015 भी SC से रिलेटेड है, लेकिन वो तमिलनाडु से नहीं है, वो अदर स्टेट से है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 21 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये आपका जो है, इट इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ मॉडिफाइंग द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन तमिलनाडु। अब हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो आपको कुछ कमीशन पता होनी चाहिए, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कौन से आर्टिकल में? फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास किस आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल नंबर 338, ये 338A में है और ये 338B में है। क्या आपको पता है कि स्टार्टिंग में दोनों एक ही साथ साथ थे? कौन कौन से, मैं यहाँ पर बताता हूँ। 65 जो अमेंडमेंट था 1990 में, उसमें जो है, जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, ये दोनों साथ में थे। लेकिन जो 89th अमेंडमेंट हुआ, उसने दोनों को अलग कर दिया, दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल दे दिए। शेड्यूल कास्ट के लिए जो ऑफिसर है और जो शेड्यूल ट्राइब के लिए है, इसको 30A में कर दिया 338 में, और इसको 338 में कर दिया। लेकिन जो नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास है, ये जो है, ये बनाया गया था 102nd अमेंडमेंट 2018 में जो हुआ था, उसके थ्रू फॉर्म किया गया था ये। और किस आर्टिकल में रखा गया? 338B में रखा गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफर टू बिजनेस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पहली बात होते क्या है, और दूसरी बात क्या है, प्राइमरी रोल क्या है इनका? टैक्स एंड ड्यूटी कंसेशंस, गारंटीड मार्केट शेयर, मैंडेटरी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अनलिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखो, एक कंट्री का वो एरिया जहां पे लिबरल इकोनॉमिक लॉज जो है वो डिफरेंट है अदर पार्ट से, ठीक है। क्यों? टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में लगभग 280 के आसपास जो है इकोनॉमिक जोन्स हैं। टू बी एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा, मतलब इतने के आसपास इकोनॉमिक जोन्स हैं, ठीक है। और इसका प्राइमरी रोल क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आना है और एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है। तो प्राइमरी रोल क्या रहेगा? टैक्स और ड्यूटी कंसेशन में थोड़ा सा बेनिफिट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब हमको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये बहुत सारे हैं यहाँ पे। हरियाणा में जैसे कि 31 SEZ हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। उत्तर प्रदेश में 15 हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं वो तमिलनाडु में है, 40 सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट SEZ। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में 45 हैं, गुजरात में 20 हैं, आंध्र प्रदेश में 47 हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। कर्नाटका में 42 हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग जो है साउथ में बहुत ज़्यादा हैं। रीज़न इज कोस्टल एरियाज एंड शिप्स
और वगैरह जो हैं, पोर्ट्स वगैरह जो हैं, उसकी वजह से। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पोर्ट्स हैं, आपको पता है मेजर पोर्ट्स जो हैं 3 हैं, इसलिए मतलब एक रीज़न ये भी कह सकते हो, इसलिए वहाँ पे जो SEZ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हाईएस्ट पूछेगा तो तमिलनाडु, या चीज़ याद रखनी है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट ICC मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2031 में कौन होस्ट करेगा? आपको पता है 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है मैन का, वो कौन होस्ट करेगा? वो तो श्रीलंका होस्ट करेगी इंडिया के साथ मिलके, मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 में। लेकिन जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है 2031 में, वो कौन होस्ट करेगा? तो वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, चांसेस ये भी हैं कि शायद जो फाइनल है वो नरेंद्र मोदी का जो स्टेडियम है अहमदाबाद में, वहाँ पे खेला जाएगा। और मैं आपको थोड़े से और अपकमिंग इवेंट्स बता देता हूँ, जैसे कि अभी तो पता है आपको चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 की पाकिस्तान ने होस्ट की थी, लेकिन फाइनल जो है वो दुबई में खेला गया। क्यों? क्योंकि इंडिया फाइनल में था। और WGC का जो फाइनल 2025 का हुआ वो भी इंग्लैंड में हुआ था। एशिया कप भी भारत में हुआ था, था लेकिन दुबई में हुआ था। और 26 वाला जो T20 मैन वर्ल्ड कप है, मैंने आपको बताया आपको भारत और श्रीलंका करेंगे। एशियन गेम 2026 जो है वो कहाँ पे होंगे, वो आप देख कर बता सकते हैं। ये बताइएगा किस किस कंट्री का फ्लैग है, थोड़ा आपको ये भी पता होना चाहिए। 27 वाला जो एशिया कप है वो बांग्लादेश में होगा। 27 वाला जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और कौन सी कंट्री करेगी ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जो है 2028 वाला जो है ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करवाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 वाला जो है ये इंडिया सोली होस्ट करेगी, कोई भी इसमें पार्ट नहीं होगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और 31 वाला ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो WTC फाइनल लिखा है 2027 का, ये अब तक डिसाइडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर TBT दिखा रखा है। ठीक है, क्योंकि जनरली जो है वो डिसाइडेड नहीं होते हैं, डिपेंड करता है कौन सी कंट्री वगैरह जीतती है इसमें। ठीक है, चलें आगे, आते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। बाय व्हाट नेम इज फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड इन आसाम? देखो, मकर संक्रांति जो है वो यूपी साइड सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन आसाम में भी मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन आपसे पूछा कि नाम क्या है, मकर संक्रांति को आसाम में बोलते क्या है? तो पड्डा, पडुंगा, ये तो आपको देखो आसाम का नाम लग रहा है, आसाम फेस्टिवल का नाम ही नहीं, ये तो आंध्रा का फेस्टिवल है और तेलंगाना के फेस्टिवल का नाम है। थाई पोंगल और पोंगल जो है ये तमिलनाडु का नाम है। तो बच गया एक ही, एलिमिनेट करते तो भी आपको आंसर मिल जाता। तो माघ बिहू को जो है मकर संक्रांति बोलते हैं या फिर हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें, देखो हार्वेस्ट फेस्टिवल जनरली क्या होते हैं, जो न्यू ईयर जो फेस्टिवल होते हैं। अब न्यू ईयर देखो, हम 1 जनवरी को न्यू ईयर तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अगर आप पास्ट में देखेंगे तो जनरली मार्च अप्रैल के महीने में हम नया साल मनाते थे। जैसे कि जब पंजाब के लोग जो बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जब कतराई वगैरह होती है फसल की, उस टाइम पे हम जो है नया साल सेलिब्रेट करते थे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो बहुत से स्टेट्स में जो न्यू ईयर है वो एक फेस्टिवल के साथ मनाया जाता है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। जैसे गोवा में जो है, कश्मीर में क्या है ये आप मुझे बताएंगे, पंजाब में मतलब मैं ही बताऊंगा आपको, महाराष्ट्र में, केरला में, ये कर्नाटका हो गया, केरला यहाँ लिख देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन नहीं होगी, तमिलनाडु में, आंध्रा में उगाड़ी बोलते हैं, है ना, वेस्ट बंगाल, यूपी, मणिपुर और सिक्किम। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में पूछता है ऑलरेडी कि न्यू ईयर फेस्टिवल जो है किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पंजाब में तो क्या होता है, पंजाब में तो बैसाखी बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया। और उत्तर प्रदेश में बोलते हैं रामनवमी। ठीक है, कश्मीर में बोलते हैं नवरोज, जो पारसी फेस्टिवल है। किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था, याद हो आपको तो। गोवा में बोलते हैं संवत्सर पांडवो, संवत्सर, आई डोंट नो मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, पांडवो,
ये गोवा का न्यू ईयर फेस्टिवल है। महाराष्ट्र में न्यू ईयर को क्या बोलते हैं? गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। कर्नाटका में उगाड़ी और आंध्रा में भी उगाड़ी बोलते हैं। ठीक है, सेम है दोनों। केरला में न्यू ईयर को बोलते हैं विशु। तमिलनाडु में बोलते हैं पुथांडु। वेस्ट बंगाल में बोलते हैं पोइला बैशोक। मणिपुर में बोलते हैं चायरोबा, चायरोबा बोल लो कैसे भी। सिक्किम में बोलते हैं लोसूंग। तो ये कुछ न्यू ईयर के फेस्टिवल के नाम हैं डिफरेंट स्टेट्स में, ये आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू फुटबॉल? फुटबॉल से कौन सा रिलेटेड है? थर्ड मैन, बाइसाइकिल किक, ओवर्स या एलपीडब्ल्यू? तो देखो, जो थर्ड मैन है, जो ओवर है और जो एलपीडब्ल्यू है, लेग बिफोर विकेट, ये तीनों जो हैं वो क्रिकेट के टर्म्स हैं। किसके हैं? क्रिकेट के। और भी हैं, जैसे विकेट कीपर हो गया, अंपायर हो गया, है ना, फॉलो ऑन हो गया, इनिंग्स हो गया, ये सब क्या है? क्रिकेट के हैं। जो बाइसाइकिल किक है, ये है आपकी फुटबॉल की, रोनाल्डो से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है ये बाइसाइकिल किक। ठीक है, और कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, और टर्म्स तो मैं बताऊंगा आपको, और टर्म्स भी बताऊंगा, लेकिन फुटबॉल के बारे में आपको और चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे बॉल, जो फुटबॉल की बॉल होती है उसका वेट कितना होता है, उसका डायमीटर कितना होता है, वेट और डायमीटर कितना होता है। तो वेट लगभग 15 आउंचेस की होती है और डायमीटर लगभग 68 से 70 सेंटीमीटर का होता है, ये पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़ पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू गोल पोस्ट, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। टू गोल पोस्ट, अरे क्या लिख रहा हूँ यार मैं, कभी कभी जो है गोल पोस्ट। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन गोल लाइन एंड पेनल्टी स्पॉट कितना होता है, तो ये आपको बताना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन गोल पोस्ट होता है 7.32 मीटर के लगभग, 35 भी हो सकता है शायद, मैं इतना मैं क्लियर नहीं हूँ। और ये तो 22 या 12 यार्ड का होता है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन गोल लाइन एंड पेनल्टी स्पॉट। अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो जैसे कि पेनल्टी, असिस्ट, कॉर्नर, मिडफील्डर, बाइसाइकिल की किताब देख ही चुके हैं, फॉरवर्ड, है ना, हैट्रिक, पास, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, है ना, रेड कार्ड, येलो कार्ड, ये सब क्या है? ये फुटबॉल के टर्म्स हैं। वहीं अगर मैं ट्रॉफीज़ की बात करूं जो एसोसिएटेड हैं फुटबॉल से, तो उनमें आ जाएंगी आपके डूरन कप, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि डूरन कप जो है एशिया का ओल्डेस्ट क्लब फुटबॉल कप है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी हो जाएगी, कोपा अमेरिका, ये भी फुटबॉल का ही कप है, रोवर्स कप हो गया, और एक और याद कर लो आप, सुब्रोतो। ठीक है, और क्या बताना चाहिए आपको, एक बनी थी इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, ये कब बनी थी आपको पता होना चाहिए। आईएसएल तो सबको पता ही होगा, इंडियन सुपर लीग जो है आईएसएल, जैसे आईपीएल है क्रिकेट के लिए, वैसे आईएसएल है, ये कब स्टार्ट हुआ था, है ना। तो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की बात करें तो ये बनी थी 1893 में। वहीं आईएसएल की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 2014 में। ज़्यादातर जो है प्रो कबड्डी वगैरह हैं, ये सब 2014 में ही स्टार्ट हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। आशा है आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, अब मेन चीज़ है आपको मज़ा आया होगा सीखने में। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेशंस और लाते रहेंगे, मिलते हैं अगले सेशंस में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।